गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आपने लास्ट लेक्चर देखा असेंबलर डायरेक्टिव्स क्या होता है। उसके बाद हमने वहाँ पर प्रोग्रामिंग टूल्स का सिमुलेटर इमुलेटर्स का स्टडी किया। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट डिबगर्स। ओके, तो देखिए क्वेश्चन अराइज होता है कि भाई व्हाई वी आर इन नीड ऑफ डिबगर। डीबग होता क्या है, डीबगिंग होता क्या है, कैसा है कि अगर आप कोई एक आधा प्रोग्राम लिखते हो, ओके, और वो प्रोग्राम लिखने के बाद आपको ये पता नहीं रहता है कि भाई आपके प्रोग्राम सही आउटपुट देगा या नहीं। उसमें कोई वेरिएबल मैंने वहाँ पर प्रॉपर डिफाइन किया है रिक्वायरमेंट के हिसाब से या नहीं, ओके, उसका आउटपुट बराबर आ रहा है या नहीं, उसमें कोई गार्बेज वैल्यू ऑलरेडी पहले से है या बाद में बनती है, ये अगर ऑब्जर्व करना है तो आपको वहाँ पर डीबगर वहाँ पर रिक्वायर्ड रहता है। ये डिबगर आता कहाँ से है? ओके, तो जनरली हम जो कंपाइलर यूज़ करते हैं, जो एडिटर यूज़ करते हैं, सॉरी, जो एडिटर यूज़ करते हैं, तो एडिटर में ये फैसिलिटी रहती है जब हम वहाँ हमारा प्रोग्राम कंपाइल करने जाएंगे। ओके, तो जब आप एखादा प्रोग्राम अपना कभी एग्जीक्यूट करोगे तो एग्जीक्यूशन आपको वहाँ अलाउ करेगी ये टाइप का चेकिंग। ओके, so that's why a debugger is a program which allow execute the program and troubleshoot or debug it. Okay, यानी it is a program, it help you to permit us to execute the program, and while execution it will help you to find which kind of troubles are getting generated, okay, or what type of error are present in our program, or what type of data will be generated, or what type of data will be required for the input for the variables, okay, as well as what are the different types of flags are affected and what type of flags are enabled. okay, तो ये सारी बातें हम यहाँ इस डिबगर के द्वारा चेकआउट कर सकते हैं। तो चेक करना उसे कहते हैं डिबग करना। ओके, द डिबगर अलाउ यू टू लुक इनटू द कंटेंट ऑफ रजिस्टर मेमोरी लोकेशन आफ्टर द प्रोग्राम रन। ओके, यानी आप उसके द्वारा यहाँ डिबगर के द्वारा आप ये ऑब्जर्व कर सकोगे कि मेरे इस रजिस्टर में कौन सा डाटा आया, इस रजिस्टर में पहले कौन सा डाटा था, अब क्या मॉडिफिकेशन हुआ है, मेमोरी लोकेशन में कौन सा डाटा था, कौन सा डाटा वहाँ पर चेंज हुआ है। ओके, ये सारी बातें आप वहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते हो जैसे ही वो पर्टिकुलर स्टेटमेंट वहाँ एग्जीक्यूट होता है। वी कैन ऑल्सो चेंज द कंटेंट ऑफ रजिस्टर एंड मेमोरी लोकेशन एंड री रन द प्रोग्राम। यानी अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई मैं एक आधे रजिस्टर में या मेमोरी में कोई वैल्यू अगर दूं तो वैल्यू से क्या चेंज होता है ये मुझे ऑब्जर्व करना है, तो ये ऑब्जर्वेशन भी आप वहाँ पर कैरी आउट कर सकते हो। ओके, आप उसे प्रोग्राम को फिर से रन भी करा सकते हो। Some debugger allow to stop the program after each instruction so that you can check or alter memory and register content. Okay, यानी अभी इस तरह के डिबगर अवेलेबल है आपको। ऐसे कुछ डिबगर अवेलेबल है जो आप वहाँ उन डिबगर के द्वारा जो इंस्ट्रक्शन पे आपको डिबगिंग स्टार्ट करना है या जो इंस्ट्रक्शन के ऊपर आपको डिबग वहाँ पर स्टॉप करवाना है, यानी प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्टॉप कराना है और वहाँ से डिबगिंग चालू करना है, तो ये सारी फैसिलिटी आपको वहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी। ओके, और आप वहाँ पर जैसे जैसे डिबगर स्टार्ट होता तो इमीडिएटली वहाँ पर जो भी इंस्ट्रक्शन जैसे ही डिबगर के द्वारा पास होगी तो पास होने के बाद आप उसमें ऑब्जर्व कर सकते हो, उसमें डाटा का जो चेकिंग कर सकते हो, कौन से रजिस्टर में कौन से मेमोरी लोकेशन में क्या चेंज हुआ है, ये सारी बातें वहाँ पर आप ऑब्जर्व कर सकते हो। अगर आप वहाँ इस तरह का ऑब्जर्वेशन करोगे तो उसे कहते हैं सिंगल स्टेपिंग मोड या सिंगल स्टेप डिबगिंग। ओके, तो ऐसा सिंगल स्टेपिंग मोड या सिंगल स्टेप डिबगिंग वहाँ पर आप कैरी आउट कर सकते हो। अभी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि भाई मैं यहाँ
कुछ 50-60 इंस्ट्रक्शन का अगर प्रोग्राम है, मुझे पहली 10 लाइन के ऊपर ट्रस्ट है कि भाई वो लाइंस मेरे पास बराबर आउटपुट दे रही है, लेकिन आगे 11वीं लाइन वहाँ पर आउटपुट नहीं दे रही है, उसमें कहीं अगर एरर है, तो ऐसे सिचुएशन में आप पहले लाइन से डिबगिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं, डायरेक्टली यहाँ पर 10वें लाइन के ऊपर आप वहाँ पर ब्रेकअप पॉइंट वहाँ पर दे दो। तो जैसे ही आप रन करोगे प्रोग्राम, तो प्रोग्राम पहली 10 लाइन वहाँ पर एग्जीक्यूट कर लेगा और इमीडिएटली वहाँ पर 11वीं लाइन के ऊपर या 10वीं लाइन के ऊपर आपको जहाँ ब्रेक पॉइंट सेटअप करोगे वहाँ पर वह प्रोग्राम आकर रुक जाएगा और आपका डिबगिंग वहाँ से स्टार्ट होगा। गॉट माई पॉइंट? यानी आप अगर कोई 100 लाइन, 1000 लाइन, 50,000 लाइन का अगर प्रोग्राम होगा, आप जो लाइन से ऑब्जर्व करना चाह रहे हो डिबगिंग, तो वो लाइन के ऊपर आपको वो लाइन से पहले आपको वहाँ पर ब्रेकअप पॉइंट मार्क करना जरूरी है। सो डिबगर also allow us to set a breakup point at any point in the program. If we insert a breakpoint, the debugger will run the program up to the instruction where the breakpoint is put and then stop the execution. देखो मैंने कहा ना कि अगर आप ब्रेक पॉइंट मार्क करते हो तो 50 लाइन हो, 100 लाइन हो, एग्जीक्यूट हो जाएगी, और जैसे ही वो एग्जीक्यूट होती है 51 लाइन के ऊपर वो ऑटोमेटिकली आकर रुक जाएगा और आपको बोलेगा नाउ आई एम स्टार्टिंग डिबगिंग हियर। ओके, और पहले का जो प्रोग्राम है वो फुल रन होगा। ओके, तो इस तरह की एक्टिविटी यहाँ पर कैरी आउट की जाती है, राइट? So this is the purpose of debugger. I hope this much explanation is enough for understanding of the debugger. Okay. Now we talk about the assembler. Now whenever we go for the assembly level language programming, then the assembler is important. The purpose of the assembler is to convert our assembly level language program into the machine level language. ओके, यानी आप असेंबली लेवल लैंग्वेज में अगर कोई प्रोग्राम लिखते हो तो वह कन्वर्ट करके हमें वहाँ पर मशीन लेवल लैंग्वेज में लेकर जाना पड़ता है। क्वेश्चन आ रहा है होता है ऐसा क्यों करना है भाई? आप असेंबली लेवल लैंग्वेज में लिखोगे, उसको ट्रांसलेट क्यों करोगे मशीन लेवल लैंग्वेज में? रिमेंबर द रीज़न इज दैट द ह्यूमन बीइंग अंडरस्टैंड असेंबली लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम because that program is written in our alphabets, English alphabet, capital A to Z and small alphabet A to Z and our numerals, okay, and special symbols. Okay, तो आप जो अल्फ़ाबेट यूज़ कर रहे हो, जो न्यूमरल्स आप यूज़ कर रहे हो डिजिट्स के द्वारा, या आप कोई वहाँ पर स्पेशल सिम्बल्स अगर यूज़ कर रहे हो, तो वो यूज़ करते समय आपको वहाँ इजीली अंडरस्टैंडिंग होता है, लेकिन आपको अंडरस्टैंडेबल है, मशीन के लिए नहीं, कंट्रोलर के लिए नहीं। वो कंट्रोलर नहीं अंडरस्टैंड कर पाएगा उसे, क्योंकि कंट्रोलर विल नेवर नो अल्फ़ाबेट्स एंड डिजिट्स एंड स्पेशल सिंबल। ही नो ओनली द machine level language, means in ones and zero means if I write A, then A will be written as 1010. If I say B, means it is written in 1011. So 1011 will be understood by the controller and B will be understood by human being. So this is the biggest difference between the human being and the machine. That's why the assembler is needed. The purpose of the assembler is to translate the assembly level language program into the machine level language, right? Got the concept? When you run the assembler, it reads the source file of your program from where you have saved it. The assembler generate a file with extension .hex. Okay, यानी अगर आप कोई एखादा प्रोग्राम रन करोगे, ओके, तो प्रोग्राम में जो सोर्स फाइल है वो सोर्स फाइल आपको देनी पड़ेगी। वो सोर्स फाइल का जो एक्सटेंशन है वो आप क्या दोगे? .hex, ओके, सॉरी .asm। जो असेंबलर जो फाइल आप लिखोगे, जो फाइल आपको असेंबलर को पास करनी है, उसका एक्सटेंशन रहेगा .asm। और जो असेंबलर है वह जब कन्वर्ट करेगा, ट्रांसलेट करेगा आपका असेंबली लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू द मशीन लेवल लैंग्वेज, तब आपको वहाँ पर
वह मशीन लेवल लैंग्वेज में जैसा ही आपका प्रोग्राम आता है तो आपको वहाँ पर उसका एक्सटेंशन मिलेगा डॉट हेक्स. ओके, सो दिस फाइल कंसिस्ट ऑफ हेक्साडेसिमल वैल्यू encoding a sequence of data and their starting offset और absolute address. ओके, तो वो फाइल में आपको हेक्साडेसिमल वैल्यू एनकोडेड की रहेगी इन सीक्वेंस ऑफ डाटा. ओके, और उसमें आपको कोई अगर वहाँ पर एड्रेस है या कोई यहाँ ऑफसेट है या कोई एब्सोल्यूट एड्रेस है वो भी वहाँ पर इंट्रोड्यूस होगा और वो इंट्रोड्यूस होके आप वहाँ पर उसे कहोगे इट इज़ एन मशीन लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम. गॉट द मीनिंग? ओके, दिस इज अबाउट द असेंबलर. Then now we talk about the compiler. Compiler is a program which will convert the high level language program, means which will be written by you in C, C++, VB, Oracle, Java. All these are the higher level language program. Okay, so that's why human being can easily understand the high level language program, and that high level language program get converted into the machine level language or binary language. Okay, because of there is a machine will understand only the machine level language program. So that's why to make that high level language program into the machine level language program, one compiler will be needed. That compiler will the purpose of that compiler is to translate the higher level language program into the machine level language. So using high level language, it is easy to manage complex data structure which are often required for data manipulation. Means a human being will understand the higher level language, so that's why human being can easily do the management of data. Okay, whatever data which will be complex, okay, then also the human being can able to understand, but the machine cannot understand. Okay, because of its ease, flexibility and debugging option, nowadays compiler will have compiler will be popular in the market. ओके, सो इसी की वजह है कि भाई बहुत सारे कंपाइलर अभी मार्केट में आए अलग अलग मैन्युफैक्चरर के द्वारा, और वो कंपाइलर वो जो है वह पॉपुलरिटी भी बढ़ गई. जो कंपाइलर पॉपुलर है, पॉपुलरिटी कब बढ़ती है? वो आपको वहाँ पर ईज ऑफ ऑपरेशन दे, इजीली फ्लेक्सिबिलिटी दे, डिबगिंग ऑप्शन वेरी इजीली अवेलेबल करा के दे, तो ऐसे सिचुएशन में आप कहोगे कि वो प्रोडक्ट का सेल वहाँ पर ज़्यादा होगा. ओके, so nowadays the compiler will have become very popular in the market, like Kill, Ride and IVR workbenches are very popular. तो मैंने ये जो नाम लिए ना, ये किल जो है या राइड है या IVR है, इन प्रकार के वहाँ पर सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है. ओके, तो वो सॉफ्टवेयर क्या करते हैं, वो आपको अलाउ करते हैं और आप वो सॉफ्टवेयर के द्वारा वह हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करा सकते हैं. ओके, सो दैट्स व्हाई दिस इज अबाउट द कंपाइलर. आई होप everyone got an idea about the compiler. Now I am talking about the editor. Okay, now what is an editor? Okay, why editor is necessary? Remember, whenever you have to write any assembly level language program, then the question arises here that where I write that program, where is an assembler? Remember, assembler is one of the software that's purpose is to convert the assembly level language program into the machine level language, but that assembly level language program is written by you in any one of the file, but what is the condition? That file will have an extension of .asm. Remember, so that's why here an editor will be there. There are different kind of editor are available in the market, right? So that's why out of that here we see like WordPad is available in your computer, or text editor will be there in our computer. Okay, so these types of edit are most of the time dedicated editor are also available. They are provided by the manufacturer of any one of the software that we are utilizing the assembler. Okay,
But remember, the real fact is that most of the designer are utilizing the WordPad or a text editor or from computer. Okay, I hope you will be familiar with that WordPad as well as Notepad. Okay, I hope you know nowadays in mobile also there is a Notepad available, so that's why you might be heard that Notepad. Okay, but WordStar is available in the or WordPad are available in the our computer, right? Nowadays in when you are taking the latest mobile, then you will find WordPad is also available there. But now anyway, we will go for understanding of the editor, what is the purpose and what is the theory behind this editor. Okay, so I am just saying reading. Okay, an editor is a program which allows us to create a file. Okay, by with the help of editor you can able to write a program. Okay, and that file you can able to generate with the help of this editor, right? The assembly level language statements for the program are contained in it. Okay, example of some editor are PC, write a WordStar or WordPad. As we type the program, the editor store the ASCII code for the letters and number in successive RAM location. If any typing mistake is done by the human being, okay, then it will alert us to correct the code. Okay, but most of the compiler will not have that facility. But nowadays the smart compiler are there, that compiler will be designed by the manufacturer, so that's why they are taking care of the whatever the assembler which you are using for the controller. Okay, its standard keys are written in the memory of that editor, so that's why whenever the programmer will write any kind of program, then that editor will be smartly informing you that this particular statement written by you is wrong. Okay, I hope you have already experienced this problem, this type of example in our Word. Okay, generally MS Word or in MS PowerPoint, this facility is available whenever you type any particular sentence or para, then that word MS Word will immediately informing you there is a spelling mistakes or grammatical mistakes. Okay, so just by changing the underline color or text color. Okay, so with the help of that, programmer can easily track where I did the mistake. So that smart editor are available in the market. Okay, so that's because of that beauty of that editor, the programmer will not doing any kind of mistakes, or programmer will try to resolve that problem of mistaking. Okay, if we leave out a program statement, an editor will let you to move everything down and insert in a line. Okay, after typing all the program, we have to save the program. This we call it as a source file. The next step is to process the source file with an assembler, right? So I hope you may got the idea about the editor as well as the purpose of the assembler. Okay, as well as the compiler. Okay, right? So keep it in mind that editor is used for writing the program. Okay, and many kind of editor are available in the market, as well as our computer. You can able to write the program with that editor, and you can also able to check whether there is any kind of mistake done by you while typing. So this type of editor are available in the market, right? So keep it in mind, if there is a question related to the editor, you can able to explain fantastically, right? And the next point is there a linker. Now generally the linker is a program. Most of the time the question may arise is, what is the purpose, what is the necessity of the linker? Okay, see, I have given the hierarchy in the bottom and bottom side. Okay, in that you can, if you read that line, the line will clear you the idea about the why linker is necessary, right?
So the purpose of the linker means it is a program in a system. It will help you to link a object module, यानी जो ऑब्जेक्ट कोड आपको दिया है वह ऑब्जेक्ट मॉड्यूल है. ओके, दैट ऑब्जेक्ट मॉड्यूल ऑफ अ प्रोग्राम इनटू अ सिंगल ऑब्जेक्ट फाइल. Okay, so in case if you have an object code and that object code will be generated by an assembler, okay, and if you have to club with your microcontroller, then that linker is there that will immediately accept the object code and make it executable code. Okay, so that's why linking is a process of containing, collecting and maintaining pieces of code and data into a single file. Linker is also a linking to a particular module into a system library. It takes an object module from assembler as an input and forms an executable file as the output for loader. Right? So remember, the linker will be helping you to convert that object module from the whatever from getting from the assembler as the input and forms an executable file as output for loader, right? So linking is performed as both a compile time when the source code is translated into the machine code and load time. When the program is loaded into memory by the loader, linking is performed at the last step in completing a program. Okay, got the meaning, everyone? Okay, I hope those who have not getting the meaning, that I am going to elaborate all the point, right? So when the source code is translated into the machine code and load time, the program is loaded into memory by the loader, right? So when you are going to translate it, the loader will be there. Its purpose is to load your program into the memory. Okay, so that when there is a memory in the microcontroller, generally there is a ROM type of memory, and in case if you take example of a computer, it is a personal computer, and when you are going to execute a program over your personal computer, the thing is different as compared to the desktop computer or laptop, right? So keep it in mind. Here I have given you an hierarchy: source code, compiler, assembler, object code, linker, executable file, and loader. Okay, so this hierarchy will be there. Okay, don't disturb that hierarchy, because of this hierarchy you can able to explain and narrate all the things, whatever the things carried by your assembler, right? So initially we will get the source code. Okay, that source code is getting from whom? Editor. There is an editor. That editor will permit you to write the source code. Then you will going to pass it to the compiler. The compiler will convert the source code into the assembly level language, means higher level language program, into the assembly level language. Okay, and then assembler will be there. That assembler will be converting into the object file, and that object file is given to the linker, and the linker will be passing that file to the executable file, makes that object code file into the executable file, and then finally it is get loaded to the loader, right? So keep it in mind that this is a hierarchy related to the linker. Okay, so this is theory behind that linker. Now I am talking about the types of the linking. So there are two types of linking are present. First one is the static and the second one is the dynamic. Now we go through it briefly. We will understand what is the purpose. See, in terms of static linking, it is performed during the compilations of source program. Okay, whenever you are going to compile a source program, then the static linking is carried out.
Linking is performed before execution in static linking, right? It takes collection of relocatable object file and a command line argument and generate the fully link object file and can be loaded and runtime, right? So there is a static linking. Its purpose is to collect collection of a relocatable object file and command line argument, right? And it will help you to generate the fully link object file that can be loaded and run, right? So remember, this is a theory of static linking. Now I am talking about the dynamic linking. What is dynamic linking? Okay, dynamic linking is performed during the runtime. Okay, when you are going to run your program, that time the dynamic linking will be carried out. Okay, this linking is accomplished by placing the name of a shareable library in executable image. Okay, so in case if you have to compile link any one of the extra file, okay, and it may carries an image, okay, so then you can able to link that particular file with your main program. Okay, there is some chances of error and failure. Okay, most of the time there may be a proper connectivity between your linking file, but most of the time the format is not matching. Whatever file is of big size or smaller size, that problem may arises, or that file is not readable. Okay, so such error may get generated. Okay, so that's why the dynamic linker may get generate an error. Okay, as well as it will show you an failure case. Okay, so in case if such thing will be happen, okay, it required less memory space, as well as multiple program can be shared with a single copy of a library. Okay, so I hope you got the idea about the linking. So by the time now I'm stopping here. Okay, so this is about the linker, loader, compiler, and everything. Okay, so I hope you got the idea about this. Now in the next session we are going for the other points of the microcontroller. Okay, now we are going to start the programming. Okay, so one by one I complete all the topics. Okay, so just listen carefully, as well as try to write the things. Okay, so you will get a clear idea. If there is any problem, you can ask me very freely. Okay, so thank you very much for patience listening. Stay safe, stay healthy. Hello. Good morning, all of you. I hope you got an idea about the different programming softwares models are available for your programming point of view. Editor, compiler, loader, linker. All these things are available for you for doing the programming. But now we are going to actually understand the concept of the programming. So remember, ये बात ध्यान में रखना कि मैं अभी ये जो पॉइंट ले रहा हूँ ये है एड्रेसिंग मोड्स. देयर इज अ क्वेश्चन आस्क इन एग्जामिनेशन फॉर 5 marks. ओके, 5 to 6 marks. What are the addressing modes of 8051 माइक्रोकंट्रोलर? डिस्क्रिप्टिव अगर आता है तो ठीक है. ओके, नो प्रॉब्लम. इनकेस अगर डिस्क्रिप्टिव नहीं आता है तो नो प्रॉब्लम, आपको कोई टेंशन नहीं रहेगा. ओके, क्योंकि एमसीक्यू बेस्ड पेपर में भी आपको यहाँ पर इसका डेफिनेशन, ओके, या फिर आपको कौन सा मोड है ये पहचानने के लिए आपको वहाँ पर एग्जाम्पल दिया जाएगा, और एग्जाम्पल के द्वारा आप वहाँ पर ये अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है कि ये इंस्ट्रक्शन किस मोड से बिलोंग करती है. Okay, so that's why we are taking this point. So that's why just listen carefully. Okay, it will help you to give the marks over these points also, right?
Now the name of this point is addressing modes of 8051 microcontroller. Now question arise here, what is an addressing mode? Why the addressing modes are necessary? मुझे क्यों लर्न करना है ये एड्रेसिंग मोड्स? रिमेंबर, मैं यहाँ आपको पढ़ाने जा रहा हूँ 8051 माइक्रो कंट्रोलर की प्रोग्रामिंग। अभी ये 8051 माइक्रो कंट्रोलर की अगर आपको प्रोग्रामिंग करनी है तो आपको ये पता रहना चाहिए कि मैं माइक्रो कंट्रोलर में जब डाटा एंटर करूंगा तो मेरे पास कौन कौन से ऐसे वे रहेंगे कि मैं वहाँ डाटा पास कर सकूं। गॉट इट माय पॉइंट? आपको मीनिंग समझ में आ गया? मैं ऐसे कौन कौन से वे अडॉप्ट करूंगा कि वो वे से मैं वहाँ डाटा प्रोग्रामिंग में पास कर सकता हूँ या इंस्ट्रक्शन को पास कर सकता हूँ, या मुझे कोई अगर ऑपरेशन करना है तो ऑपरेशन में मुझे कौन से वे के द्वारा डाटा पास करना है। ओके, जो जितने सारे वेज वहाँ पर आप अडॉप्ट करोगे तो वो वेज जो है वो वेज को आप कहोगे एड्रेसिंग मोड। गॉट द मीनिंग? गॉट द डेफिनेशन? मीन्स addressing mode is a way to address the operand। और दूसरे तरीके से बताता हूँ, there are many ways, remember, there are many ways to pass the data for the operation। there are many ways to pass the data for the operation। these ways are called as an addressing mode। got it? okay, so हमारे पास डाटा जो रहता है वो डाटा को हम यहाँ किस तरह ऑपरेशन में पास करें तो वो वेस को आप वहाँ कहोगे एड्रेसिंग मोड। ओके, अभी जो डाटा है वो डाटा को हम यहाँ पर ओके ऑपरेंड भी कहते हैं, यानी ऑपरेंड मीन्स द डाटा वी आर ऑपरेटिंग अपॉन ओके द डाटा। okay, it can be direct address of a memory or it can be register name or it can be any numerical data। यानी डाटा किस फॉर्म में रहेगा ये अपने को पता नहीं रहता है। वो एग्जांपल के तौर पर वो एक आधा मेमोरी का एड्रेस हो सकता है, वो मेमोरी में डाटा रह सकता है, और इट में भी एनी वन ऑफ द रजिस्टर में डाटा रह सकता है, या आप डायरेक्टली उसे एक आधे नंबर के द्वारा उसे डिफाइन भी कर सकते हो। तो वो जो वेज है वो वेज हम लर्न करने जा रहे हैं अभी। तो मैंने एक लिस्ट बना के दी है नियर अबाउट आपको जो सारे एड्रेसिंग मोड्स है वो सारे एड्रेसिंग मोड्स आपको यहाँ पर लिख के दिए। हालांकि यहाँ पर बुक्स के हिसाब से नियर अबाउट 5 ही एड्रेसिंग मोड रहते हैं, मैंने यहाँ पर और एक जो 6 एड्रेसिंग मोड्स आपको दिए हैं। ओके, यानी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ये तो होते हैं, और छठवा जो एड्रेसिंग मोड है ये होते हैं। जो 5th नंबर का है वो हिडन रहता है। ओके, तो अक्सर जनरली वो हिडन दिखाया जाता है, कोई किताबों में वो प्रेजेंट है, कोई किताबों में वो नहीं दिया जाता है। नो प्रॉब्लम और नो इश्यू। ओके, बट हम यहाँ पर हम बता रहे हैं अभी ये सारी बातें। सो दैट्स व्हाई रिमेंबर देयर आर टोटल 6 एड्रेसिंग मोड, मैंने 5 लिखे हैं। ओके, देयर आर टोटल 5 एड्रेसिंग मोड्स फॉर 8051। फर्स्ट इज इमीडिएट एड्रेसिंग मोड, सेकंड आता है डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, थर्ड आता है रजिस्टर डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, फोर्थ आता है रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, फिफ्थ आता है इम्प्लाइड एड्रेसिंग मोड। ओके, और सिक्स्थ आएगा यहाँ पर जो एड ऑन मैंने यहाँ पर करके दिया है वो रहेगा इंडेक्स एड्रेसिंग मोड। ओके, तो ऐसे कुछ एड्रेसिंग मोड्स आपके पास यहाँ पर आएंगे। तो ये एड्रेसिंग मोड्स के टाइप्स आपके सामने रहेंगे। तो देखिए हम एक एक करके यहाँ पर अंडरस्टैंड करते हैं। देखो कैसा है, मैं इनको बताते समय कुछ एग्जांपल्स आपको इंस्ट्रक्शंस के दे रहा हूँ, लेकिन याद रखिए अभी मैं इंस्ट्रक्शन को क्लियर नहीं कराऊंगा, क्योंकि मैं इसका जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा उसमें आपको इंस्ट्रक्शन प्योर डिटेल में आपको लेकर जा रहा हूँ। तो कैसा है कि मैं अभी आज अगर आपको ये एड्रेसिंग मोड बता रहा हूँ, यानी यहाँ पर जितनी सारी माइक्रो कंट्रोलर में इंस्ट्रक्शन है वो सारों का यहाँ पर सार यहाँ पर बताना है, यानी सारों का सार बताना बोले तो यानी सब इंस्ट्रक्शन यहाँ पर आके बैठ जाएगी। लेकिन आपको वो अंडरस्टैंड अभी नहीं होगा, क्योंकि ये पॉइंट है, ये बता रहा है कि हमारे माइक्रो कंट्रोलर में इस तरह का
इंस्ट्रक्शन है अवेलेबल। तो पहले दिन में मैं आपको कैसे बता दूं कि ये सारी इंस्ट्रक्शन आज ही आपको समझ में आ जाएगी अलॉन्ग विद देयर मीनिंग। सो ध्यान में रखो, मेरा यहाँ डेमोन्स्ट्रेशन का प्रयास रहेगा इस पॉइंट में इंस्ट्रक्शंस कौन कौन सी है। तो इसको डिटेल जानकारी अंडर विथ देयर अंडरस्टैंडिंग मैं आपको वह अगले लेक्चर में एक एक करके आपको याद दे रहा हूँ। गेटिंग द मीनिंग? ओके, तो चलिए हम यहाँ पर पहले ये मोड क्या है, ये मोड कैसे होते हैं, ये अंडरस्टैंड कर लेते हैं। और ये अंडरस्टैंड करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं इन इंस्ट्रक्शन को अंडरस्टैंड करने के लिए। तो देखिए, मैं यहाँ हाईलाइट भी करते जाता हूँ एक एक बात। पहली चीज यहाँ पर बता रहा हूँ इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। ओके, अभी इमीडिएट नाम यहाँ पर नाम लिया है इमीडिएट बोले तो जो डाटा आपके पास है वो डाटा आप डायरेक्टली इंस्ट्रक्शन के साथ अगर लिख देते हो तो उसे कहा जाता है इमीडिएट। ओके, सो जैसा नाम है वैसा देखिए यहाँ पर मैं डेफिनेशन भी बोल रहा हूँ। दिस एड्रेसिंग मोड इज नेम एज इमीडिएट बिकॉज it transfer 8-bit data immediately to the accumulator or any register or any memory location. Okay, so remember मैं यहाँ पर नाम लिया any register any memory location. So remember the purpose of this addressing mode is to transfer 8-bit और a 16-bit डाटा। मैंने 80-bit लिखा है लेकिन यहाँ पर 8-bit के साथ साथ 16-bit का भी डाटा का मैंने एग्जाम्पल दिया है। इस वजह से मैं यहाँ उसे थोड़ा मॉडिफाई करता हूँ कि भाई आप यहाँ पर 8-bit का जो नंबर है उसे कहोगे भाई 8-bit का डाटा, 16-bit का नंबर है उसे कहोगे आप 16-bit डाटा। अभी 8-bit के नंबर में कितने डिजिट आते हैं? 2 डिजिट आते हैं। 16-bit के नंबर में कितने डिजिट आएंगे? 4 डिजिट आएंगे, राइट? सो दैट्स वाई, याद रखिए ये सारी बातें। सो दैट्स वाई अगर मेरे पास 8-bit का नंबर है तो वो 8-bit का नंबर मैं कोई रजिस्टर में उसे असाइन करूंगा। वो रजिस्टर एक्यूमुलेटर हो सकता है, बी रजिस्टर हो सकता है, डीपीएच रजिस्टर हो सकता है, डीपीएल रजिस्टर हो सकता है, या फिर R0 रख सकता है, R1 रह सकता है, कोई भी एक आधा रजिस्टर R0 से R7 में रह सकता है। अगर ओके कोई प्रॉब्लम नहीं, वो रजिस्टर है मान लिया, या कोई एक आधा मेमोरी लोकेशन हो सकता है, या कोई एक आधा इनडायरेक्ट मेमोरी लोकेशन भी हो सकता है। ओके, सो दैट्स वाई ये बात आगे आने ही वाली है। तो लेकिन कैसा है, मैं इधर यहाँ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ऐसे भी टाइप के इंस्ट्रक्शन है कि उसमें इमीडिएट एड्रेसिंग मोड यूज होता है। तो जिस इंस्ट्रक्शन में आप पहला लोकेशन आप यहाँ बताओगे इट इज ए रजिस्टर और मेमोरी और एनी इनडायरेक्ट रजिस्टर, और दूसरा लोकेशन बताओगे उसे एज अ डाटा, वो 8-bit का डाटा रहेगा। अभी पहला और दूसरा लोकेशन कैसा, सी मैं एक इंस्ट्रक्शन हाईलाइट करता हूँ। अभी इस इंस्ट्रक्शन को अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो इसमें लिखा है MOVA, #0। अभी इसमें इमीडिएट डाटा आया कहाँ से और कौन है? सी MOV क्या है? MOV इज अ नाम, ये नेम है। ये किसका नाम है? इंस्ट्रक्शन का नाम है। ए कौन है? ए इज अ रजिस्टर, कॉमा, ओके, और कॉमा के बाद है हैश। हैश इज अ symbol. This symbol is used for declaration of immediate data. So that's why when this symbol will comes, that time you will say here a 8-bit data or 16-bit data will be defined by you. So that's why #0। अगर अगले इंस्ट्रक्शन लेते हो तो #11H, या उसके अगले इंस्ट्रक्शन लेते हो तो #11 या #7521H। देखो नंबर अलग अलग है, लिखने की स्टाइल भी अलग अलग है। ये सारी स्टाइलें क्लियर कराऊंगा। ओके, ये एड्रेसिंग मोड हो गया कि उसके बाद में मैं आपको ये सारी स्टाइलें क्लियर कराता हूँ। ओके, यानी आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी कि ये लिखना कैसा है, लिखने की स्टाइल कैसी है। ओके, सो दैट्स वाई यहाँ पहली इंस्ट्रक्शन बता रहा हूँ MOVA, #01 तो इसका मीनिंग है भाई #0 हैश के बाद जो भी नंबर आप 2 डिजिट का दोगे या 4 डिजिट का दोगे तो वो 4 डिजिट का नंबर या 2 डिजिट का नंबर यहाँ पर इमीडिएट डेटा कहलाएगा।
यानी जो नंबर आप वहां पास करोगे एज अ सोर्स, रिमेम्बर सोर्स ही आप वहां पर स्पेसिफाई कर सकते हो इमीडिएट डाटा में। ओके, डेस्टिनेशन नहीं प्रेस कर सकते हो। अभी सोर्स कौन और डेस्टिनेशन कौन, देखो बोला मैंने ऑलरेडी एक लेक्चर लिया था, उसमें मैंने कहा था भाई सोर्स ये है और डेस्टिनेशन ये है। जो लोगों ने अटेंड किया था, 5-6 लोगों ने अटेंड किया था मेरा ऑनलाइन लेक्चर उस दिन गूगल मीट के ऊपर, लेकिन कैसा है कि उपस्थिति ज़्यादा न होने की वजह से या फिर मेरे ख्याल से वो कुछ समझ में नहीं आया उनको, क्योंकि मैं डायरेक्ट बता रहा था, इसलिए मैंने वहाँ वो छोड़ दिया। ठीक है बोला छोड़ो, अभी बाद में बताऊंगा, इसलिए मैं ये वीडियो के द्वारा अभी आपको आगे क्लियर कराऊंगा कि यह सोर्स और डेस्टिनेशन कहाँ और कैसे है। सी ए यहाँ पर है डेस्टिनेशन और हैज जीरो है यहाँ पर सोर्स। ओके, सो दैट्स वाई सोर्स बोले तो देने वाला और ए बोले तो लेने वाला। तो यहाँ जो हैज जीरो है वो हम दे रहे हैं और ए जो है वो ले रहा है हमारा जो डाटा, यानी ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। ये नीचे आपको यहाँ पर कमेंट करके भी बताया है ए इज इक्वल टू 0,0,0,0,0,0,0,0, यानी आप यहाँ पर ए में क्या वैल्यू फाइंड आउट करोगे, जीरो। ओके, सो दैट्स वाई ये वैल्यू कौन सी है, इमीडिएट वैल्यू है। ओके, सिमिलरली आप नेक्स्ट अगर एग्जांपल देखोगे मूव R4 #11, तो #11 यहाँ पर 11H यहाँ पर इमीडिएट डाटा है, या फिर अगली इंस्ट्रक्शन है MOVB #11, तो यहाँ 11 यह फिर से इमीडिएट डाटा है। लेकिन यहाँ पर अगर सेकंड और थर्ड इंस्ट्रक्शन में कंपेयर करोगे तो 11H यहाँ पर पहली 11H यहाँ पर सेकंड इंस्ट्रक्शन में लिखा है वो है हेक्साडेसिमल डाटा, और थर्ड इंस्ट्रक्शन में लिखा है 11 तो वो है डेसिमल डाटा। रिमेम्बर अभी मैं यहाँ पर वो सेपरेशन यहाँ पर नाम बता देता हूँ, क्योंकि मैंने वहाँ पर कमेंट में भी बताया इसलिए मैं नाम बता दिया, लेकिन यहाँ हम और डिटेल में इसकी जानकारी और लेंगे। डोंट वरी, अभी नहीं अगर समझा कोई टेंशन नहीं, आपको ये तो समझ में आ रहा है कि मैं 11 को क्या नाम दे रहा हूँ, 11 को मैं नाम दे रहा हूँ इट इज़ एन इमीडिएट डेटा, राइट। या 11H को नाम दिया इट इज़ एन इमीडिएट डाटा, या 0 को नाम दिया है इमीडिएट डाटा, राइट। तो देखो इमीडिएट डेटा के ऊपर मैं यहाँ कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूँ। आई होप यू आर गेटिंग दिस। ओके, ज़्यादा समझाने की, ज़्यादा समझ लेने की भी कोशिश मत करो, क्योंकि यहाँ पर समझ लेना आपको इतना है कि नाम समझ लो, बात खत्म हो गई। क्योंकि आपको वंस ये आपके माइंड में बैठ गया भाई इमीडिएट एड्रेसिंग मोड होता है आपका, मेरा काम हो जाएगा, आपका वहाँ आप धीरे धीरे लर्न करोगे, क्योंकि मैं आगे वो 50 बार आपको ये चीज़ें बताने वाला हूँ। लेकिन ये थेरोटिकली आपको MCQ टाइप में अगर क्वेश्चन आता है तो इसलिए मुझे एग्जांपल देना है यहाँ पर, और ये पॉइंट क्लियर कराना पहले जरूरी है, इसलिए मैं यहाँ उसे पहले दे रहा हूँ इस वीडियो में, राइट। सो दैट्स वाई रिमेंबर, और फोर्थ इंस्ट्रक्शन दी है MOV DPTR, #752H। तो ये 752H ये 16 बिट का एड्रेस है। ओके, और ये 16 बिट का 16 बिट का डाटा है, और ये डाटा आपने डिफाइन किया है DPTR में। तो 7521 कौन आ गया यहाँ पर, इमीडिएट डाटा। ओके, तो रिमेंबर इस तरह यहाँ पर ये डाटा आएगा। ओके, मैं अभी इस स्लाइड में बहुत सारी बातें दे के रखे हैं, लेकिन यहाँ पर वो सारी बातें रीड नहीं करता हूँ। रिमेंबर इट इज़ फॉर योर फर्दर स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू, यानी कैसा, वंस यू आर फेमिलियर विद ऑल दिस इंस्ट्रक्शन देन आपको यहाँ पर इस सारी बातें आपको लगने वाली है। ओके, तो ये बातें और मैं आगे क्लियर कराने ही वाला हूँ, इसलिए मैं अभी इसको आपको यहाँ क्लियर नहीं कराता हूँ, मैं चलता हूँ थोड़ा आगे वाला एड्रेसिंग मोड है यहाँ पर रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। अभी रजिस्टर एड्रेसिंग मोड में होता क्या है, रजिस्टर एड्रेसिंग मोड में होता है सोर्स और डेस्टिनेशन, यानी जो इंस्ट्रक्शन आप डिफाइन करोगे वो इंस्ट्रक्शन में सोर्स और डेस्टिनेशन आपके यहाँ पर रजिस्टर रहेंगे। ओके, यानी रजिस्टर आप यहाँ पर डिफाइन करोगे, रजिस्टर के अलावा आप वहाँ कोई अदर थिंग्स नहीं डिफाइन करोगे। अगर आपने अदर थिंग अगर डिफाइन की तो वो वहाँ पर इनवैलिड कहा जाएगा और आपका इलीगल कहा जाएगा। रिमेंबर, यानी अगर आप यहाँ पर देखोगे कि भाई 1 2 3 4 5 नंबर वाले इंस्ट्रक्शन में हाईलाइट कर रहा हूँ, तो इसमें आप अगर देखोगे तो मूव DPTR, #25F5H है, तो ये आता है, ये बिलोंग्स करता है इमीडिएट से। लेकिन अदर सारी जो इंस्ट्रक्शन है सारी बिलोंग्स करेगी यहाँ पर रजिस्टर से।
याद रखिए ये रजिस्टर एड्रेसिंग मोड में आपको सोर्स और डेस्टिनेशन रजिस्टर डिफाइन करना है। गेटिंग माय पॉइंट? कोई डाउट? अभी रजिस्टर आपके पास कौन कौन से आते हैं वो पहले क्लियर करा देता हूँ। ओके, आपके पास रजिस्टर आते हैं टोटल 32 प्लस 4, टोटल 5, 32 प्लस 5। कौन कौन से? ओके देखो 32 रजिस्टर कौन कौन से आते हैं? हमारे पास कितनी बैंक्स हैं? बैंक 4, बैंक 0, बैंक 1, बैंक 2, बैंक 3। हर बैंक के रजिस्टर के नाम क्या है? R0 से लेकर R7, यानी टोटल कुल मिलाकर कितने रजिस्टर हो गए? 8। 8 यानी 8 4 जा 32, यानी आपके पास 32 रजिस्टर हो गए। उनके नाम है यहाँ पर R0 to R7। हो गए बात क्लियर? उसके बाद आता है एक्यूमुलेटर। ओके, उसके बाद आता है बी रजिस्टर, उसके बाद आता है DPH, उसके बाद आता है DPL। ओके, कितने हो गए? 4। और एक पांचवा रजिस्टर आएगा आपके पास, कौन सा? फ्लैग रजिस्टर, PSW। कितने हो गए? 32 प्लस 5 37। आ गए कि नहीं 37? सो दैट्स वाई कीप इट इन माइंड, हमारे माइक्रो कंट्रोलर में कुल मिलाकर कितने रजिस्टर है? 37। अगर आपको फिल इन द ब्लैंक्स में आया या MCQ में आया तो आप वहाँ पर लिख सकते हो, इन बैंक्स, in all banks 32 register are there and extra A, B, DPH, DPL और PSW register is there। ओके, जो मैंने आपको पिछले यूनिट में प्रोग्रामिंग मॉडल में भी बताया था, प्रोग्रामिंग मॉडल में भी आपको क्लियर किया है कि भाई वहाँ पर इस तरह के रजिस्टर अवेलेबल है। ओके, कोई डाउट आपको? आई होप यू गॉट द आइडिया अबाउट द रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। तो रिमेंबर, रजिस्टर एड्रेसिंग मोड में क्या याद रखना है? रजिस्टर एड्रेसिंग मोड में आपको सोर्स और डेस्टिनेशन एज अ रजिस्टर ही रहते हैं। इन रजिस्टर के अलावा कोई नहीं रहता है। रजिस्टर में आएंगे आपको A, B, DPH, DPL और R0 to R7। बट एक और बात एक याद रखना, मैंने आखिरी में नोट डेट कहा है। रिमेंबर, A के साथ B चलेगा, A के साथ मीन्स A अगर सोर्स है तो B डेस्टिनेशन चलेगा, A अगर सोर्स है तो R0, R1, R2 अप टू R7 चलेगा डेस्टिनेशन, या फिर DPH, DPL भी चलेगा, एंड वाइस वर्सा, उल्टा हुआ तो चलेगा, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर आप वहाँ पर अगर ये मूव R4, R7 लिखोगे, यानी दोनों अगर रैम रजिस्टर के अगर दोनों रैम बैंक के अगर रजिस्टर अगर रहेंगे तो ऐसा चलेगा क्या? तो आंसर वहाँ पर लिखा है इट इज़ एन इनकरेक्ट इंस्ट्रक्शन। ओके, तो याद रखिए, तो वहाँ पर ये इस तरह की आपको इलीगल या इनकरेक्ट इंस्ट्रक्शन रहेगी, तो ये आपको यहाँ याद रखना है। लेकिन आपको ये भी याद रखना है कि हमारे पास इस तरह की इंस्ट्रक्शन है कि जहाँ ए सोर्स है या ए डेस्टिनेशन भी है। R0 यहाँ पर डेस्टिनेशन है तो R0 या R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7 ये सोर्स भी रह सकते हैं। या फिर आप DPH यहाँ पर या DPL यहाँ पर सोर्स है तो R5 यहाँ पर डेस्टिनेशन हो सकता है, या वाइस वर्सा भी हो सकता है, नो प्रॉब्लम। ओके, गेटिंग एवरीवन? चलिए थर्ड में चलता हूँ, रजिस्टर इनडायरेक्ट। रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड यहाँ पर आपको बताया है। ओके, इन रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में जो मेमोरी है वो मेमोरी का यहाँ पर यूटिलाइजेशन होता है। ओके सॉरी, मैंने यहाँ पर रजिस्टर डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड कहना चाहिए, अब मैंने रजिस्टर इनडायरेक्ट कहा, राइट? सो दैट्स व्हाई इट इज अ रजिस्टर डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड यानी कैसा कि यहाँ पर मेमोरी का जो एड्रेस है वो इंस्ट्रक्शन में डिफाइन किया जाता है। क्या बोला मैंने? मेमोरी का जो एड्रेस है वो इंस्ट्रक्शन में डिफाइन किया जाता है। एग्जाम्पल, मैं पहले मेमोरी क्लियर करता हूँ। बॉटम साइड में आपको यहाँ पर मेमोरी आपको देख के रखी है। मेमोरी में आपको कहा है डाटा मेमोरी, इंटरनल डेटा एड्रेस स्पेस। और ये मेमोरी जो है वो मेमोरी देखिए, अगर आप यहाँ पर मेरे माउस के कर्सर के ऊपर देख रहे होंगे तो मेमोरी शुरू हो रही है 0x00 से और एंड हो रहा है 0xFF के ऊपर। आ गई बात समझ में? तो देखिए, ध्यान दीजिए, यहाँ जो जनरल पर्पज रजिस्टर है वो अवेलेबल हो गया आपको 00 से लेकर 1F तक। बिट एड्रेसेबल एरिया हो गया 20 से लेकर 2F तक, और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एड्रेस अवेलेबल हो गया 30 से लेकर 7F। यानी इतना सारा जो एरिया है ये रिजर्व एरिया भी कहा आपने तो चलेगा, लेकिन अगर आप इसके आगे के एड्रेस के ऊपर अगर जाओगे
तो वो आ जाएगा 80 से लेकर FF तक। रिमेंबर हम यहाँ पर लर्न कर रहे हैं डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में, तो क्वेश्चन अराइज होगा कि हमारे लिए कौन सी मेमोरी अवेलेबल होगी सर। रिमेंबर यहाँ पर कहा है आपको डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एड्रेसिंग, यानी जो एरिया है, मेमोरी एरिया है 0x30 से लेकर 0x7FH तक है, जो एड्रेस एरिया है वह एड्रेस एरिया आपको यहाँ पर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड के लिए यूज किया गया है। तो इस वजह से आप इनमें से कोई तो भी एक आधा एड्रेस ले सकते हो और वो एड्रेस आप यहाँ प्रोग्रामिंग में कोई भी इंस्ट्रक्शन के साथ वो से यूज कर सकते हो। बट ख्याल ध्यान में रखना कि जो एड्रेस है वो एड्रेस लिखते समय आपको वहाँ पर इस तरह इस फैशन में लिखना है। वो फैशन को मैं यहाँ पर हाईलाइट कर रहा हूँ, ओके, ध्यान देना। मूव A,70H, अगर आप यहाँ पर रीड कर रहे हो तो पिछले स्लाइड में आपको हैश लगाया था, इस स्लाइड में हैश नहीं है, मैं पिछले स्लाइड में लेके चलता हूँ। ओके, अगर आप यहाँ पर देखोगे मूव R4,11 आपको लगा के दिया है, या मूव B,11। हैश का क्या मीनिंग था मैंने पहले ही बताया, अगर आप हैश प्रीसीड करोगे तो उसका मीनिंग है इट इज एन इमीडिएट डाटा। लेकिन अगर हैश नहीं लगाया होगा तो उसका क्या मीनिंग रहेगा, हैश अगर नहीं लगाया होगा तो उसका मीनिंग रहेगा इट इज एन इमीडिएट, सॉरी, इट इज एन डायरेक्ट एड्रेसिंग, इट इज एन डायरेक्ट एड्रेस रिटन बाय प्रोग्रामर। ओके, तो यानी मैंने यहाँ पर डायरेक्टली 70H लिखा है, तो 70 क्या है, इट इज एन मेमोरी एड्रेस। लेकिन मैं अगर हैश लगा दिया तो क्या होगा, मूव A,70H, तो 70 यहाँ पर हैश लगाने की वजह से बन जाएगा डाटा, अगर मैंने हैश निकाल दिया तो वो बन जाएगा एड्रेस। देखो, दिस इज द ब्यूटी ऑफ माइक्रो कंट्रोलर। So this beauty you are going to learn, so that's why, remember, because you are beautiful, so that's why you are going to learn the beauty of the microcontroller. So that's why here याद रखो ये इस तरह के इंस्ट्रक्शन आपको सामने यहाँ पर मैं बता रहा हूँ। Getting everyone, I hope you are you got the point, okay, related to the direct। और एक यहाँ पर रूल बता देता हूँ आपके लिए। अगर आप रजिस्टर एड्रेसिंग मोड में अगर बात कर रहे हो तो क्वेश्चन अराइज होगा कि आपको कौन सी मेमोरी और कहाँ तक मेमोरी अवेलेबल होगी। रिमेंबर, मैं उसे हाईलाइट करता हूँ सेंटेंस को, रूल को। रिमेंबर, ये सेंटेंस यहाँ पर पढ़िए, ओनली द इंटरनल डेटा मेमोरी कैन बी यूज इन दिस मोड। क्वेश्चन, यही क्यों सर, क्योंकि वह इंटरनल मेमोरी ही आपको डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में या डायरेक्ट एड्रेस यूज करने में ही अवेलेबल होती है। अगर आप इसके अलावा अगर मेमोरी यूज करते हो तो वो मेमोरी आपका इनडायरेक्ट मेमोरी कहलाती है। ओके, डायरेक्ट मेमोरी में वहाँ आप देखोगे मेमोरी का स्पैन 0x30 से लेकर है 0x7FH तक। जो भी आपका एड्रेस है यहाँ 30 से लेकर 7FH तक, वो बिलोंग्स करता है 8-bit एड्रेस। आई होप यू गॉट द आइडिया अबाउट दिस। ओके, सो ये 8-bit एड्रेस है, ये कहाँ से कहाँ तक है, 30 से लेकर 7FH तक जो है इंटरनल मेमोरी का एड्रेस। रिमेंबर, रैम ये जो है रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसके ऊपर ये एड्रेस 30 से लेकर 7FH तक अवेलेबल होता है। ओके, गॉट द पॉइंट, गॉट द मीनिंग, गॉट द एड्रेसिंग मोड। ओके, इसके अलावा कोई भी मेमोरी डायरेक्ट में नहीं यूज होती है। ओके, now this example I have given, but I am not thinking that I'm thinking that not to explain here. Okay, as I go for the instruction, that time I am going to explain all these instruction one by one, so don't worry, keep you watching. Okay, now I am going to tell you the register indirect addressing mode. अभी यहाँ पर register indirect क्यों कहा, क्वेश्चन क्यों अराइज हुआ इतना। अगर आपने डायरेक्ट यहाँ पर कह लिया तो डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड अगर मैंने कहा
तो वहाँ पर मेमोरी का जो एड्रेस है वो डायरेक्टली इंस्ट्रक्शन के साथ डिफाइन किया गया था. सी, I am again telling you here, 70 is one of the memory address. Okay, and this address is old at source or destination place, and this address is used for copying the data of that specified memory location into a accumulator. Okay, so that's why keep it in mind that you can able to read this instruction in this fashion. मैं फिर से आपको आप यहाँ पर रीड करने के लिए बता रहा हूँ. move a comma 70h, यानी 70 is one of the address of the internal memory, and at 70h any data 8-bit data will get hold in that memory location. Now I am interested in to copy that data where it is hold, which address will be holding that 70h. So that's why I written move a comma 70h, because 70 is knowing that data. 70 is the address of that memory location, and he know which data is carried by me. So that's why that data will get copied into accumulator. So this is the way of reading this direct addressing mode. Now the difference, now here 70 is written directly, purely it is in front of you. Now instead of that, what I do in the indirect, here in terms of indirect addressing mode, register are utilized. Okay, in this mode the source and destination address is given in the register. तो वो जो है यहाँ पर रजिस्टर कौन से यूज किए जाएंगे उसके बारे में बात करता हूँ. रिमेंबर, अगर आप यहाँ पर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड की बात कर रहे हो 8051 की, तो इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में आपको यह एक बात याद रखना है कि आपको सभी रजिस्टर अवेलेबल नहीं होंगे. इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में R2 से लेकर R7 नाम के जो रजिस्टर है सभी बैंक्स के आपको अवेलेबल नहीं है. वो डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड के लिए है, और इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड के लिए आपको अवेलेबल किए गए हैं A रजिस्टर, R0 रजिस्टर एंड R1 रजिस्टर. ये तीनों ही रजिस्टर आपको अवेलेबल कराए गए हैं. आप उनके द्वारा 8 बिट का डाटा यानी 8 बिट का एड्रेस होल्ड कर सकते हो. गॉट द पॉइंट? ओके, सो दैट्स वाई यहाँ आपको एग्जांपल बताया है कि यहाँ रिमेंबर आई एम फर्स्ट रीडिंग द थ्योरी. ओके, बाय यूजिंग रजिस्टर इन डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड the internal and external addresses can be accessed. बट कितने बिट का एड्रेस आप एक्सेस कर पाओगे? फिर से और एक पॉइंट यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स में आता है. रिमेंबर, एड्रेस आप कौन सा होल्ड कर सकोगे? R0 में 8 बिट का या R1 में 80 बिट का. वो इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल रजिस्टर है, इसलिए R0 और R1 का कॉम्बिनेशन नहीं कर सकते राजा. हाँ, ध्यान में रखो. एक तो R0 यूज करो, एक तो R1 यूज करो, दोनों एक साथ यूज मत करना है तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा. ओके, सो दैट्स वाई R0 अगर मैं यूज करना चाहता हूँ तो मैं क्या लिखा है देखिए, मूव PSW कॉमा हैश 0, यानी मैं बैंक 0 यूज कर रहा हूँ. इसका मीनिंग है मैं यहाँ पर बैंक 0 यूज कर रहा हूँ. मूव R0 कॉमा हैश 0x3c. यहाँ पर मीनिंग क्या है? 0x यानी इसे ट्रीट किया गया है एज ए हेक्साडेसिमल, यानी आपको h लगाने की जरूरत नहीं रहेगी, वह 0x के द्वारा वो सेटिस्फाई हो जाएगा. और 3c इज अ नंबर, 8 बिट नंबर. दैट 8 बिट नंबर विल बी पास टू होम R0 रजिस्टर. राइट? तो इस तरह आप यहाँ पर रजिस्टर का यूज कर सकते हो एड्रेस होल्ड करने के लिए. तो रिमेंबर, R0 and R1 are only used for holding the 8 bit address. In case if you want to use a 16-bit address, then DPTR register will be preferable. Okay, instead of R0 and R1. Okay, because R0 and R1 only 8-bit register, DPTR is a 16-bit register, so that's why that 16-bit register will take care about that. Okay, and you can able to hold your 16-bit address into that DPTR register. Okay, no other register is compatible in our microcontroller 8051, so that's why you have to stick and depend on the R0, R1 and DPTR, right? So that's why this is about the register indirect addressing mode. Again, I am going to focus all these points one by one again. Okay, so but for this point, remember these things. Okay,
I'm skipping these instructions as well as indirect addressing. Okay, this is the memory hierarchy that I have given you. Okay, now here I already given you that direct and indirect addressing, so that's why between 30 to 30H to 7FH this address is considered and treated as an indirect also, and above address between 80 to FFH is also considered and treated as an indirect address. Got the meaning? I hope you got the idea. I hope it will clear your idea. Okay, now uh, index address, I'm skipping this index addressing mode, okay, because I explain all these points later on. So as these instructions are coming, that time I will show, I am again showing this slide at that time. Okay, now last addressing mode that I would like to focus here, it is an implied addressing mode. Now in terms of implied addressing mode, if you observe here the instruction here, okay, here it is written like this: RL n space, remember I am giving that space, RL space A or swap A. Okay, so remember here only a single register is defined with the instruction. Okay, if you look the instruction RL A, then only A is a single register, or swap A is a single register, means here you cannot see the combination of source and destination, because in terms of immediate, register, direct, and remember in terms of immediate addressing मोड, रजिस्टर एड्रेसिंग मोड, रजिस्टर में सवाल ही नहीं वहाँ पर आपको वहाँ पर डाटा डिक्लेयर करने का, लेकिन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में अगर आप ये तीनों एड्रेसिंग मोड में अगर फोकस करते हो तो वहाँ पर हमेशा कॉमा देकर, सेपरेटर देकर वहाँ पर कोई नया नंबर लिखा रहता है या रजिस्टर ले। यहाँ पर ऐसी कोई बात आपको दिखाई दे रही है क्या? नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ए कॉमा ए कॉमा DPH या ए कॉमा R0 ऐसा भी नहीं दिखाई देगा आपको, बराबर है ना? यह ऐसा क्यों दिखाई दे रहा है या ऐसा क्या सीक्रेट है? रिमेम्बर यहाँ पर इस तरह के इंस्ट्रक्शन में सिर्फ एक ही रजिस्टर का डाटा या एक ही रजिस्टर को डिफाइन डिक्लेयर किया जाता है। अगर ये इंस्ट्रक्शन एक ही रजिस्टर के डेटा के ऊपर अगर ऑपरेशन कैरी आउट करती है तो हम यहाँ इस पर्टिकुलर टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन को कहते हैं इम्प्लाइड एड्रेसिंग मोड रिलेटेड इंस्ट्रक्शन। सो दैट्स वाई इस तरह की, इस नेचर के इंस्ट्रक्शन को यहाँ पर कहा गया है इम्प्लाइड एड्रेसिंग मोड की इंस्ट्रक्शन। राइट, गॉट द पॉइंट? okay, so this is about the addressing mode of 8051 microcontroller. I hope these points will clear your idea, but I already said you that at the beginning ये एड्रेसिंग मोड जब मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ तो ये रिमेम्बर, मैं यहाँ एक्सपीरियंस मुझे ऐसा है कि जब मैं बच्चों को एड्रेसिंग मोड पढ़ाता हूँ तो ये नाम बताने के लिए पढ़ाता हूँ, क्योंकि कैसा है, once the student are familiar with the instruction then they itself interpret or predict that which will be the addressing mode। क्योंकि यहाँ पर नाम पता रहा तो काम ऑटोमेटिकली समझ में आ जाता है, लेकिन अगर नाम पता नहीं रहा तो काम समझ में नहीं आता। इसलिए मैंने यहाँ पर नाम बता दिया। अभी धीरे धीरे अपन यहाँ पर काम भी समझ लेंगे और उसके द्वारा हम ये भी स्टडी कर लेंगे कि हमारे पास किस तरह की इंस्ट्रक्शन इस पर्टिकुलर एड्रेसिंग मोड में इंक्लूड होती है। So that's why I remember these are the addressing modes available in our 8051. So that's why at least you should have the idea what type of addressing modes are available in our 8051. Otherwise in MCQ that name are given and you cannot able to tick that proper addressing mode. So that's why remember all the addressing modes. So I hope this will clear your idea about the addressing mode. Okay, if not then also keep in mind that these are the name of addressing mode. So as I go for the further lectures, further video, okay, that time I going to clear all the idea about the addressing mode, but byte size, everything I am going to clear. Don't worry, don't worry, trust me. Okay, so I hope now this time I end this video. Okay, so just keep watching, stay healthy, stay safe in your home. Okay, so thanks for everyone for watching this video.
ओके।